स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में कैसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन हम लोग करते क्यों हैं, किस कंडीशन में करते हैं, या पेशेंट क्या क्या सिम्टम लेके आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है। तो जैसे मान लो कोई पेशेंट आया, वो कफ का कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या फिर स्नीजिंग या फिर चेस्ट में कोई पेन या इस तरह का अगर कंप्लेन लेके आता है तो हम लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन करना जरूरी हो जाता है। या चेस्ट के सिमेट्री में कोई डिफरेंस कि किधर कभी सिमेट्री प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं, रेस्पिरेटरी मूवमेंट सही हो रहा है कि नहीं, या फीवर है कफ के साथ, तो ये सारे कंडीशंस में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन हम लोग मेनली 4 हेडिंग में करते हैं। ठीक है, तो 4 हेडिंग कौन कौन सा है? सबसे पहले इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में हम लोग मेनली देखते हैं कि जो देख के जो एग्जामिन करते हैं वो इंस्पेक्शन कहलाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि चेस्ट का शेप कैसा है, चेस्ट की सिमेट्री कैसी है, चेस्ट का मूवमेंट किस तरह का है, चेस्ट में कोई वेनस प्रोमिनेंस वगैरह तो नहीं है, चेस्ट में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। तो ये सारा चीज हम लोग इंस्पेक्शन वाले हेडिंग में देखते हैं। ठीक है, उसके दूसरा हेडिंग है हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन का पाल्पेशन। तो पाल्पेशन में हम लोग ये देखते हैं कि पाल्पेट करके छू के सब्जेक्ट को या पेशेंट को ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो भी इंस्पेक्शन में जो फाइंडिंग आया उसको प्रॉपर एलिसिट करते हैं पाल्पेशन में। पाल्पेशन के दौरान हम लोग पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया देखते हैं, उसके बाद अपेक्स बीट को फील करते हैं। उसके बाद पाल्पेशन में हम लोग कोई चेस्ट में कहीं टेंडरनेस तो नहीं है वो देखते हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट देखते हैं पाल्पेशन में। ये सारा पाल्पेशन में हम लोग करते हैं। उसके बाद तीसरा आता है परकशन। परकशन में हम लोग फिंगर से परकस करके परकशन नोट को फील करते हैं। तो नॉर्मल परकशन नोट तो जो लंग्स में होता है वो रेजोनेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर इन द लंग पैरेन्काइमा। अगर ज़्यादा एयर है तो परकशन नोट हाइपर रेजोनेंट हो जाता है, और अगर पैरेन्काइमा और चेस्ट वॉल के बीच में कोई फ्लूइड आ जाता है तो परकशन नोट डल हो जाता है। तो मेनली परकशन में हम लोग एक फिंगर से परकस करते हैं दूसरे फिंगर के ऊपर, जो सब्जेक्ट में हम लोग बताएंगे अच्छे से। ठीक है, तो परकशन नोट 3 तरह का हुआ। एक रेजोनेंट जो कि नॉर्मल परकशन नोट है चेस्ट वॉल में, उसके बाद एक हुआ हाइपर रेजोनेंट जो कि न्यूमोथोरेक्स में मिलता है, और तीसरा होता है डल, वो मिलता है फ्लूइड आने पर प्लूरल कैविटी में फ्लूइड अगर आ गया तो उसमें परकशन नोट डल हो जाता है। तो वो हम लोग सब्जेक्ट में देखेंगे कि कैसे परकस करते हैं। और चौथा हेडिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन का अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में हम लोग ब्रीथ साउंड को एग्जामिन करते हैं मेनली। नॉर्मल ब्रीथ साउंड होता है वेसिकुलर और ब्रोंकियल, जो चेस्ट वॉल में हमको मिलता है। किस किस एरिया में मिलता है हम वो चीज़ सब्जेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसके लिए स्टेथोस्कोप का हेल्प लेते हैं। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को एग्जामिन करते हैं। बैठ जाओ। ये सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, इसका नाम है पन्ना लाल। और हम लोग नॉर्मली रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन जो करते हैं उसमें सब्जेक्ट को हम लोग 45 डिग्री के एंगल में लेटाते हैं बेस से, और पिल्लो के हेल्प से 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि पिल्लो की सुविधा नहीं है तो हम लोग सुपाइन पोजीशन में ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन करेंगे। कुछ कंडीशन में हम लोग सिटिंग पोजीशन में भी एग्जामिन करेंगे। तो ऐसे सो जाओ तुम। तो सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे चेस्ट में कि चेस्ट जो है इसकी शेप क्या है। ठीक है, नॉर्मल चेस्ट जो होता है, नॉर्मल चेस्ट का जो होता है अंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर का रेशियो जो होता है, और ट्रांसवर्स डायमीटर का जो रेशियो होता है वो 5:7 होता है। ठीक है, तो नॉर्मल चेस्ट जो होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे इंस्पेक्शन में? हम लोग सबसे पहले शेप देखेंगे चेस्ट का। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में चेस्ट का शेप नॉर्मल है। एबनॉर्मल चेस्ट कौन कौन सा होता है?
एबनॉर्मल क्या क्या हो सकता है, जैसे पिजन चेस्ट एक होता है जिसमें स्टेर्नम जो है प्रोमिनेंट होता है, स्टेर्नम प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। और ये मिलता है हमको रिकेट्स में। एक दूसरा चेस्ट होता है एबनॉर्मल चेस्ट, शेप को अगर हम लोग सोचें तो एक होता है बैरल शेपेड चेस्ट जिसमें अंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर का रेशियो होता है 5:7, लेकिन बैरल शेपेड चेस्ट में अंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाने की वजह से अंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है बैरल शेपेड चेस्ट में, ठीक है। तो वो बैरल जैसा दिखता है, ठीक है। ये मिलेगा हमको इम्फाइसेमा, एजमा ये सब कंडीशन में, सीओपीडी ये सब में बैरल शेपेड चेस्ट मिलता है। और सबसे पहले पिजन चेस्ट बताया जिसमें स्टेर्नम प्रोमिनेंट हो जाता है, पिजन के तरह, पिजन का स्टेर्नम जैसे प्रोमिनेंट होता है उस तरह हो जाता है, वो रिकेट्स में मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक चेस्ट होता है फनल शेप चेस्ट जिसमें डिप्रेशन होती है लोअर एंड ऑफ द स्टेर्नम में। उसके बाद एक चेस्ट, एक रिकेट्स में एक फाइंडिंग मिलती है रेचिटिक रोजेरी, इसमें जो है कोस्टोकोंडल जंक्शन प्रोमिनेंट होता है, लेकिन इस तरह का कोई भी अबनॉर्मल फाइंडिंग यहाँ पे हम लोगों को चेस्ट में नहीं मिलता है, ठीक है। तो चेस्ट में हम लोग ये सब इंस्पेक्शन में देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं कि दोनों चेस्ट का जो है सिमेट्रिकल है कि नहीं, ठीक है। स्टेर्नम को मिड लाइन कंसिडर करके दोनों से चेस्ट को देखते हैं कि सिमेट्रिकल है कि नहीं, चेस्ट में कोई स्कार मार्क या वेनस प्रोमिनेंस है कि नहीं, ये सारा चीज़ देखते हैं। कभी कभी हम लोगों को इंस्पेक्शन के दौरान अपेक्स बीट भी फील होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, तो यहाँ पे फील नहीं हो रहा है तो हम लोग अपेक्स बीट को भी देख सकते हैं इंस्पेक्शन में। ये सारा चीज़ है, कोई वेनस प्रोमिनेंस नहीं है, कोई स्कार मार्क्स नहीं है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इंस्पेक्शन में ही हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली जो है चेस्ट का मूवमेंट देखते हैं, उसमें एक है रेस्पिरेटरी रेट। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है एडल्ट में 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो वो हम लोग मूवमेंट को देख के गिनते हैं, एक बार इंस्पायरेशन एक बार एक्सपायरेशन, ये दोनों मिला के एक ब्रीथ हुआ। तो इसी तरह हम लोग 1 मिनट में काउंट करते हैं और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पता करते हैं। उसके बाद एक होता है इंस्पेक्शन में ही हम लोग एक देखते हैं रिदम। इंस्पेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले शेप ऑफ द चेस्ट, दूसरा सिमेट्री, वो दोनों देख चुके, तीसरा मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, उसी के अंदर हम लोग ये सारा चीज़ देखते हैं, रेट, रिदम, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये 4 चीज़ हम लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वाले हेडिंग में। और मूवमेंट ऑफ द चेस्ट हेडिंग है किसका, इंस्पेक्शन पार्ट का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखें रेट को, ठीक है। तो 1 मिनट में हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो मूवमेंट होगा उसको एक ब्रीथ काउंट करेंगे और 1 मिनट में जितना ब्रीथ होगा वही हमारा क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो हम लोग रेस्पिरेटरी रेट ऐसे पता कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी रेट जो है किसी कुछ कंडीशन में बढ़ा मिलता है। अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान या न्यूबॉर्न में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ रहता है नॉर्मल से। पैथोलॉजिकल कंडीशन में जैसे न्यूमोनिया हुआ, न्यूमोनिया के कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा रहता है, या कोई हाइपोक्सिक कंडीशन हो गई उस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी रेट हमारा बढ़ा हुआ मिलता है। उसके बाद रेट के बाद हो गया रिदम। तो जो दो ब्रीथ के बीच में अगर स्पेसिंग रेगुलर है तो ऐसे को हम लोग रेगुलर रिदम कहेंगे, ठीक है। अगर दोनों के बीच प्रॉपर स्पेसिंग जो है वो सेम नहीं है तो उसको इरेगुलर रिदम बोलेंगे। तो नॉर्मल बंदे में जो रेस्पिरेटरी जो मूवमेंट ऑफ द चेस्ट होता है रेगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेगुलर हो रहा है, सांस लो छोड़ो जैसे नॉर्मली लेते हो। ये देखिए ये रेगुलर रिदम है रेस्पिरेशन का, ठीक है। किसी पेशेंट में एक इरेगुलर रिदम मिलता है, जैसे एक इरेगुलर रिदम का एग्जांपल है चैन स्ट्रोक ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो पहले उसका जो रेट है वो कम रहता है, स्लोली फिर बढ़ता है, फिर बहुत बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, तो उसको चैन स्ट्रोक ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। ये हमको मिलता है कोई ब्रेन डैमेज हो गया उस कंडीशन में मिलता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है उस कंडीशन में चैन स्ट्रोक ब्रीदिंग मिलता है। तो कैसा होता है चैन स्ट्रोक ब्रीदिंग,
थोड़ा सा सांस लो धीरे धीरे, फिर बढ़ाओ, धीरे धीरे लो छोड़ो। हाँ, उसके बाद फिर अब बढ़ा, जोर जोर से लो छोड़ो। अब फिर स्लो कर लो, धीरे धीरे लो। तो इसी तरह पहले रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद और बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। इसी को चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग पैटर्न बोलते हैं। ये मेनली मिलता है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में। खैर उतना डीप हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। तो रिदम की बात हो गई, अब डेप्थ की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो है शैलो होती है, ठीक है। शैलो मतलब थोड़ा धीरे से सांस लो छोड़ो, शैलो ब्रीदिंग, और एक होती है डीप ब्रीदिंग। इसमें हम लोग दो तरह का ब्रीदिंग हम देखेंगे डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन में। तो शैलो ब्रीदिंग जिसमें एक्सपेंशन कम होता है, डीप ब्रीदिंग में देर तक एक्सपेंशन होता है और फिर रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो इसमें शैलो ब्रीदिंग हमको मिलती है ब्रोंकियल एजमा के केस में, और डीप ब्रीदिंग मिलती है हमको नार्कोटिक पॉइजनिंग में हुआ या ब्रेन डैमेज में हुआ। अब तीसरा है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। नॉर्मल एडल्ट में हम लोगों को एब्डोमिनल रेस्पिरेशन मिलता है ज़्यादा, ठीक है। एब्डोमेन का मूवमेंट ज़्यादा दिखता है, ठीक है। इसको एब्डोमिनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और कुछ कुछ कंडीशन में हम लोगों को एब्डोमिनल, और एक कुछ कंडीशन में हम लोगों को थोरेसिक रेस्पिरेशन भी मिलता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोगों को एब्डोमिनल रेस्पिरेशन मिलता है। थोरेसिक रेस्पिरेशन जैसे कोई एब्डोमिनल ट्यूमर हुआ या फिर प्रेगनेंसी के दौरान हम लोगों को थोरेको एब्डोमिनल रेस्पिरेशन मिलता है। नॉर्मली क्या मिलता है? एब्डोमिनोथोरेसिक, यानी एब्डोमिनल मसल का मूवमेंट पहले होता है और ज़्यादा होता है, फिर चेस्ट का मूवमेंट होता है। तो इसको हम लोग एब्डोमिनोथोरेसिक या एब्डोमिनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है। ये सारा चीज़ हो गया हम लोगों का इंस्पेक्शन में। अब हम लोग बात करेंगे पाल्पेशन में। तो पाल्पेशन में हम लोग फील करते हैं। पाल्पेशन में 3-4 चीज़ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया, उसके बाद पोजीशन ऑफ द अपेक्स बीट, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन और वोकल फ्रेमेटस। ये 4 चीज़ हम लोग देखते हैं पाल्पेशन के दौरान। तो पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया देखने के लिए इसको सिटिंग पोजीशन में बैठाते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। इसके तुम इधर करो, हाँ ऐसे ऐसे रखो, इधर आप आ जाइए, यहाँ दिखना चाहिए। पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया देखने के लिए हम लोग 3 फिंगर का यूज करते हैं। इंडेक्स, इसको दिखाइए, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर, 3 फिंगर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों साइड के स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स में, दोनों साइड के स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड में 2 फिंगर को प्लेस करते हैं, टिप को, और मिडिल फिंगर को हम लोग ट्रेकियल रिंग के ऊपर सुप्रास्टर्नल नॉच में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोनों साइड के गैप को फील करते हैं, ठीक है। ये गैप हो गया किसका? स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड का अंटीरियर बॉर्डर और लेटरल साइड ऑफ द ट्रेकिया। तो हम लोग दोनों साइड के गैप को फील करते हैं, और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के लोअर एंड में प्लेस करते हैं। और गैप अगर दोनों साइड बराबर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ट्रेकिया जो है सेंट्रली प्लेस्ड है। अगर एक तरफ पुल्ड रहेगा, नॉर्मली थोड़ा सा शिफ्टेड रहता है ट्रेकिया राइट साइड में, लेकिन अगर ज़्यादा शिफ्टिंग हो गया एक तरफ, ठीक है, तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो फाइब्रोसिस होगी या कोलैप्स ऑफ द लंग होगा। सेम साइड में अगर ट्रेकिया का शिफ्टिंग हुआ, और अपोजिट साइड में अगर ट्रेकिया का शिफ्टिंग होगा तो कुछ कंडीशन में होता है, जैसे राइट साइड में ट्रेकिया का शिफ्टिंग हो गया तो अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में या तो प्लूरल इफ्यूजन हो या हाइड्रोथोरेक्स हो या न्यूमोथोरेक्स हो, ये सारे कंडीशन में अपोजिट साइड में होता है। मतलब जिधर वो पैथोलॉजी होती है उसके अपोजिट साइड में ट्रेकिया का शिफ्टिंग होता है, और उस तरफ का गैप जो है स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड और ट्रेकियल रिंग्स का कम हो जाता है। तो इस तरह पाल्पेट कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट में सेंट्रली प्लेस्ड है ट्रेकिया, दोनों तरफ का गैप जो है मेंटेन है, ठीक है। तो मिडिल फिंगर से ही सारा पाल्पेट करते हैं हम लोग, और इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को प्लेस कर देते हैं लोअर एंड ऑफ द स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड में। इस तरह से हम लोग पता करते हैं पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ एक्सपेंशन। इधर आ जाइए। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। सीधा इसमें हम लोग स्केपुला के लोअर एंड में या बेस ऑफ द लंग में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह अपोज करके रखते हैं, ठीक है।
तो इंस्पायरेशन के दौरान लगभग अगर 5 सेंटीमीटर का गैप हो गया दोनों थंब के बीच में, तो डिग्री ऑफ एक्सपेंशन सही है। तुम जोर से लंबा सांस लो, छोड़ो। ये देखिए, ये अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ एक्सपेंशन देखते हैं। इस गैप को हम लोग दोनों अपोज कर देते हैं और एक्सपेंशन के दौरान ये गैप बन जाता है। तो अगर 5 सेंटीमीटर के आसपास बन गया तो हमारा डिग्री एक्सपेंशन है चेस्ट का बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। अब हम लोग देखते हैं वोकल फ्रेमिटस। वोकल फ्रेमिटस क्या है? वोकल फ्रेमिटस क्या है? ये हम लोग वाइब्रेशन देखते हैं, जो एयरवे से लंग के एयरवे से जो एयर पास करता है उसके दौरान जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को हम लोग, वो चेस्ट वाल में ट्रांसमिट होता है, उस वाइब्रेशन को हम लोग फील करते हैं। फील कैसे करते हैं? या तो पामर सरफेस से करेंगे, ठीक है, या फिर अल्नर बॉर्डर ऑफ द हैंड से करेंगे। ये दो चीज से करते हैं, और फ्रंट ऑफ द चेस्ट वाल और बैक ऑफ द चेस्ट वाल दोनों साइड करते हैं, ठीक है। और दोनों तरफ करते हैं सिमेट्री को जानने के लिए कि दोनों साइड इक्वल वाइब्रेशन फील हो रहा है कि नहीं। तो वोकल फ्रेमिटस, वोकल मतलब वॉइस और फ्रेमिटस मतलब परसेप्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो वोकल फ्रेमिटस में सब्जेक्ट को हम लोग कुछ बोलने के लिए बोलते हैं, जैसे 1 2 3 99, और उसके बोलने से जो वाइब्रेशन एयरवे में प्रोड्यूस होता है और वो ट्रांसमिट होकर जो चेस्ट वाल में आता है, उसी को हम लोग फील करते हैं पाल्पेट करके। तो तुम जो है पन्नालाल 1 2 3 बोलो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ बस रुको। और दोनों साइड हम लोग ये चीज करते हैं, बोलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। इसी तरह हम लोग फ्रंट ऑफ द चेस्ट वाल में भी करेंगे, दोनों साइड करेंगे, जिस पोजीशन में इधर करेंगे उसी पोजीशन में इधर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसमें दोनों साइड हमको वाइब्रेशन सेम फील हुआ। ये अल्नर बॉर्डर हुआ, इसके थ्रू कर सकते हैं या फिर पामर सरफेस से भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों को ये पता चल गया। अब पोजीशन ऑफ द अपेक्स बीट पता करते हैं। अपेक्स बीट जानने के लिए हम लोग प्रीकॉर्डियम में पाम को प्लेस करते हैं प्रीकॉर्डियम में। उसके जहां सबसे ज्यादा जो थ्रस्ट फील होता है, ठीक है, अपेक्स बीट का थ्रस्ट जो फील होता है, उस पॉइंट को हम लोग लोकेट कर देते हैं। मान लो यहाँ पे हुआ, इसको हम लोग लोकेट कर दिए, मार्क कर दिए। उसके बाद इसको देखते हैं कि ये मिड क्लेविकुलर लाइन से कितना अंदर है और मिड स्टर्नल लाइन से कितना लेटरल है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्रोमियन प्रोसेस और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बीच वाला पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट को पहले से हम लोग मार्क किए हुए हैं जहाँ पे मैक्सिमम थ्रस्ट फील हो रहा है। उसके बाद मिड स्टर्नल लाइन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और हम लोग इंटरकोस्टल स्पेस को भी पता करते हैं। तो जहाँ बोनी प्रोमिनेंस ज़्यादा है स्टर्नम में, अपर पार्ट में, उसको हम लोग एंगल ऑफ लुइस कहते हैं। उससे सेकंड कोस्टल कार्टिलेज का अटैचमेंट होता है, उसके नीचे जो गैप होता है उसको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। फिर थर्ड, ठीक है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोगों को नॉर्मली 9 सेंटीमीटर लेटरल और मिड क्लेविकुलर लाइन से लगभग 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ हम लोगों को अपेक्स बीट मिलता है। तो इसका यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपेक्स बीट को पाल्पेट करते हैं और उसका पोजीशन पता करते हैं। तो हम लोग पाल्पेशन में क्या क्या देख लिए? सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे डिग्री ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। उसके बाद वोकल फ्रेमिटस देख लिए, ठीक है, और अपेक्स बीट को पाल्पेट करना सीखिए। ये 4 चीज देख लिए। इसके अलावा पाल्पेशन में हम लोग टेम्परेचर देख सकते हैं चेस्ट में कि फीवर है कि नहीं, ये भी पता चल सकता है। या फिर हम लोगों को टेंडरनेस भी पता चल सकती है कि कहीं रिब वगैरह में इन्फ्लेमेशन वगैरह होने से, वुंड होने से टेंडरनेस भी होता है, उसकी वजह से कोई टेंडरनेस है कि नहीं, ये पाल्पेशन में हम लोग पता कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन हो गया। अब परकशन की बात करेंगे। तो परकशन में हम लोग परकशन नोट देखते हैं चेस्ट में, स्ट्राइक करके एक फिंगर को दूसरे फिंगर के ऊपर। तो उसका तरीका है कि जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पे फिंगर को प्लेस करते हैं, ठीक है, और दोनों एरिया को हम लोग परकस करते हैं। तो जिस फिंगर से स्ट्राइक करते हैं उसको परकसिंग फिंगर बोलते हैं, और जिस फिंगर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे उसको बोलते हैं फ्लेक्सीमीटर फिंगर, ठीक है।
तो फ्लेक्सीमीटर फिंगर हमारा ये हुआ जिस हैंड को हम लोग प्लेस किए चेस्ट वाल के ऊपर। इसमें जो मिडिल फ्लैंक्स है, ठीक है, उस पर हम लोग स्ट्राइक करते हैं टिप ऑफ द मिडिल फिंगर से। और ये मूवमेंट हमारा कहाँ होना चाहिए? रिस्ट में होना चाहिए। पूरा एल्बो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, रिस्ट में होना चाहिए इस तरह से। और सेम एरिया को दोनों साइड हम लोग करते हैं कंपेयर। तो ये परकशन नोट हम लोगों का कैसा मिल रहा है? रेजोनेंट मिल रहा है। इसी तरह बैक ऑफ द चेस्ट में हम लोग स्केपुला के नीचे करते हैं। देखिए रिस्ट, मेरा मूवमेंट रिस्ट में हो रहा है, फिर यहाँ करते हैं, ठीक है। और इंटर स्केपुलर एरिया में भी दोनों साइड करते हैं। तो नॉर्मल परकशन नोट जो होता है वो होता है हमारा रेजोनेंट। परकशन नोट कब बढ़ जाएगा? जब साउंड जो स्ट्राइक करेंगे तो साउंड कब ज़्यादा होगा, यानी परकशन नोट का हाइपर रेजोनेंट हो जाना कब होगा? वो तब होगा जब प्लूरल कैविटी में एयर ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो एयर किस कंडीशन में आता है? न्यूमोथोरेक्स में। अगर न्यूमोथोरेक्स आ गया यानी प्लूरल कैविटी में एयर फिल हो गया, तो उस कंडीशन में परकशन नोट हमारा क्या होगा? हाइपर रेजोनेंट होगा। जितना आवाज़ होता है उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ होगा। तो ये पता चल जाता है उसमें। और मान लीजिए कि प्लूरल कैविटी में फ्लूइड जमा हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में परकशन नोट क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। नॉर्मली जितना रेजोनेंट मिलता था उससे थोड़ा सा डल मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग सारे एरियाज में, यानी इंफ्रास्केपुलर, सुप्रास्केपुलर, इंटरस्केपुलर दोनों साइड, ये सब एरिया में टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फ्रंट ऑफ द चेस्ट वाल में सुप्रा मेमोरी एरिया में करते हैं, मेमोरी एरिया में, इंफ्रा मेमोरी में करते हैं। तो दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं कि कहीं कोई पैथोलॉजी तो नहीं है लंग्स में, और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग एग्जैक्ट डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा परकशन, ठीक है। तो परकशन नोट नॉर्मल कैसा होता है? लंग्स में, चेस्ट वाल में रेजोनेंट होता है। अगर न्यूमोथोरेक्स हो गया तो कैसा होगा? हाइपर रेजोनेंट। और अगर प्लूरल इफ्यूजन हो गया तो डल होगा। तो प्लूरल इफ्यूजन के लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं परकशन नोट का, जिसको बोलते हैं स्टोनी डलनेस। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि प्लूरल इफ्यूजन में परकशन नोट कैसा होगा, तो स्टोनी डल होगा, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? अस्कल्टेशन करते हैं। अस्कल्टेशन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? स्टेथोस्कोप चाहिए, ठीक है। स्टेथोस्कोप से हम लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ द चेस्ट में अस्कल्टेट करते हैं। और लंग साउंड को, जो साउंड है उसको सुनने की कोशिश करते हैं। ये दो तरह का साउंड होता है नॉर्मल लंग में। एक होता है वेसिकुलर और दूसरा होता है, बैठ जाइए, सब्जेक्ट को बैठा लेते हैं और जोर जोर से सांस लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है। मुंह खोल के सांस लीजिए। और दोनों साइड सेम एरिया में कंपेयर करते हैं। ये हो गया इंटरस्केपुलर एरिया राइट साइड का, ये इंटरस्केपुलर एरिया लेफ्ट साइड का, ठीक है। ये इंफ्रास्केपुलर एरिया हो गया राइट साइड का, ये इंफ्रास्केपुलर हो गया लेफ्ट साइड का। दोनों साइड का हम लोग कंपेयर करते हैं। उसी तरह इधर आ जाइए। ये हो गया सुप्रा मेमोरी एरिया या इंफ्राक्लेविकुलर एरिया भी कह सकते हैं। दोनों साइड का हम लोग जोर जोर से सांस लीजिए, मुंह उधर घुमा के, हाँ मुंह खोल के सांस लीजिए। यहाँ पे अपेक्स बीट सुनाई पड़ेगा, हार्ट बीट सुनाई पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग दोनों साइड के सेम एरिया को हम लोग क्या करते हैं? अस्कल्टेट करते हैं। तो नॉर्मल जो साउंड हम लोगों को जो सुनते हैं हम लोग, वो होता है वेसिकुलर साउंड। वेसिकुलर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? ड्यू टू पैसेज ऑफ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं और चेस्ट के डिफरेंट एरियाज को दोनों साइड में अस्कल्टेट करके फिर कंपेयर करते हैं। तो अस्कल्टेट हम लोग करते हैं इस तरह से। जैसे इंफ्रास्केपुलर रीजन हुआ तो यहाँ पे हम लोग अस्कल्टेट करते हैं और साउंड को फील करते हैं दोनों साइड। तो इस तरह से हम लोग साउंड को फील करते हैं। ब्रीदिंग साउंड मेनली दो तरह का होता है। एक होता है ब्रीदिंग साउंड, एक होता है ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड और दूसरा होता है वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड।
तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू पैसेज ऑफ एयर थ्रू द लार्जर एयरवेज, और वेसिकुलर ब्रीथ साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू पैसेज ऑफ एयर थ्रू द लार्जर स्मॉलर एयरवेज। ठीक है, तो लार्जर एयरवेज कौन कौन होगा? जैसे ट्रेकिया, ब्रोंकाई, उससे एयर पास करेगा और उसके टर्बुलेंस की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड। तो ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड हम लोग कहाँ सबसे ज़्यादा सुन सकते हैं? वो सुनेंगे जहाँ पर जिस एरिया में लार्जर एयरवेज लाई करता है, जैसे ट्रेकियल एरियाज में और ब्रोंकस जहाँ पे, मतलब अपर पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट में हम लोग सुन सकते हैं, ट्रेकिया के आसपास। तो ऐसे साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड। क्या क्या फीचर होता है ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड का? पहला कि ये हाई पिच साउंड होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसका ड्यूरेशन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का दोनों सेम होता है, और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच क्या होता है? गैप होता है। तो ये मेन फीचर है ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड का। ठीक है, और दूसरा ब्रीथ साउंड जो है हम लोग चेस्ट वाल के इन सारे एरियाज में जो सुनते हैं, जैसे इंटरस्केपुलर, इंफ्रास्केपुलर, सुप्रा मेमोरी, इंफ्रा मेमोरी, सुप्रा क्लेविकुलर, ये सब एरियाज में जो साउंड हम लोग सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, उसको बोलते हैं वेसिकुलर ब्रीथ साउंड। वेसिकुलर ब्रीथ साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय पैसेज ऑफ एयर थ्रू द स्मॉलर एयरवेज, और वो जो एयर का वाइब्रेशन, वो टर्बुलेंस जो ट्रांसमिट होता है चेस्ट वाल में, उसको हम लोग स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। तो जो सुनते हैं वही क्या हुआ? वेसिकुलर ब्रीथ साउंड ड्यू टू पैसेज ऑफ एयर थ्रू द स्मॉलर एयरवेज। तो इसकी क्या क्या खास बात होती है वेसिकुलर ब्रीथ साउंड की? सबसे पहली बात कि ये इन कंपेरिजन टू द ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड ये लो पिच साउंड होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका ड्यूरेशन इंस्पायरेशन का एक्सपायरेशन से ज़्यादा होता है, और इंटेंसिटी ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन से ज़्यादा होता है, और ये लो पिच साउंड होती है इन कंपेरिजन टू द ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड। ये हो गया ब्रीथ साउंड। तो ये दोनों का डिफरेंस याद रखना जरूरी है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कुछ एडेड साउंड मिलते हैं लंग्स में पैथोलॉजी होने की वजह से। तो एडेड साउंड क्या क्या है, कुछ जान लीजिए आप लोग। सबसे पहले रोनकाई, रोनकाई एक है क्रेपिटेशंस, एक है विजेस, एक है प्लूरल रब। तो प्लूरा में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया और उसके वजह से प्लूरा में इन्फ्लेमेशन हो गया, प्लूरल थिकनिंग बढ़ गई, तो उस वजह से अगर जो साउंड प्रोड्यूस हो गया होगा उस कंडीशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल रब। तो ये रबिंग लाइक साउंड होती है, स्क्रैचिंग टाइप की साउंड होती है, इसको प्लूरल रब कहते हैं। ये कब मिलेगी? प्लूराइटिस में, या प्लूरल जो प्लूरा के इन्फ्लेमेशन के दौरान। दूसरा एक जो एडेड साउंड होता है या एबनॉर्मल साउंड कह सकते हैं इसको, एक रोंकाई होती है। रोंकाई ये कंटिन्यूअस म्यूजिकल साउंड है, ठीक है, और ये लो पिच साउंड होती है, कंटिन्यूअस म्यूजिकल साउंड होती है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। तो ये हमको रोंकाई कब सुनाई पड़ती है? जैसे ब्रोंकियल एजमा में, सीओपीडी में, ये सारे कंडीशन में अगर नैरोइंग हो गई एयरवे में, उसके थ्रू जब एयर पैसेज करता है, पास करता है, उससे जो टर्बुलेंस क्रिएट होता है उसको जो हम लोग फील करते हैं, ये क्या है? रोंकाई है। ये कंटिन्यूअस म्यूजिकल साउंड है। तीसरा है, ये भी एक म्यूजिकल साउंड है, कंटिन्यूअस म्यूजिकल साउंड है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा और साउंड की इंटेंसिटी और ज़्यादा होगी। हो सकता है ये साउंड हमको बिना स्टेथोस्कोप पे भी सुनाई पड़े। तो वो कब मिलेगी हमको? वो मिलेगी, वो भी ब्रोंकियल एजमा में मिलेगी जब ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे का ज़्यादा हो, या एक्यूट अटैक जब एजमा का हो, तो वीजिंग साउंड मिलती है, जो आपको स्टेथोस्कोप से तो सुनाई पड़ेगा ही, उसके अलावा भी बाहर से भी सुनाई पड़ने लगता है। जोर जोर से जब सांसने लगता है और सांस लेने लगता है और काफ़ी दिक्कत होती है सांस लेने में, उस कंडीशन में वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे पैसेज। तीसरा साउंड, एक चौथा साउंड जो है वो है क्रेपिटेशंस। क्रेपिटेशंस मिलता है जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है अल्वेलाई में, तो वो कैसा साउंड होते हैं? एक बबलिंग लाइक साउंड होती है क्रेपिटेशंस, या पत्तों की खरखराहट जैसी साउंड होती है, और वो ज़्यादा मिलता है डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द लंग, दैट इज बेस ऑफ द लंग में, इंफ्रास्केपुलर रीजन्स में ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सारे साउंड हैं, आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है, और ये किस किस हेडिंग में करते हैं हम लोग? एक करते हैं इंस्पेक्शन में। इंस्पेक्शन में हम लोग क्या क्या देखते हैं? हम लोग शेप ऑफ द चेस्ट देखते हैं, सिमेट्री ऑफ द चेस्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग इंस्पेक्शन में देखते हैं।
अपेक्स भी देख सकते हैं अगर विजिबल हो तो, कोई स्कार मार्क है वो देखते हैं, कोई वेनस प्रोमिनेंस है वो सारा चीज देखते हैं। ये सारा चीज हम लोग इंस्पेक्शन में देखते हैं। पाल्पेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया देखते हैं, उसके बाद पोजीशन ऑफ द अपेक्स ट्यूब हम लोग फील करते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ एक्सपेंशन देखते हैं और वोकल फ्रेमिटस देखते हैं। ठीक है। अस्कल्टेशन परकशन में हम लोग परकस करके देखते हैं डिफरेंट एरियाज को लंग्स के, और दोनों साइड के एरियाज को कंपेयर करते हैं, और परकशन नोट को देखते हैं हम लोग। परकशन नोट क्या होता है, नॉर्मल रेजोनेंट होता है, और अगर कोई पैथोलॉजी है एयर फील हो गया तो हाइपर रेजोनेंट होता है, और अगर कोई फ्लूइड प्लूरल कैविटी में आ गया तो डल होता है। ये सब चीज देखते हैं हम लोग। और परकसिंग फिंगर से परकस करते हैं और फ्लेक्सीमीटर फिंगर के ऊपर परकस करते हैं, और हम लोग इंटरकोस्टल स्पेस में फिंगर को प्रेस करके परकशन करते हैं। उसके बाद लास्ट वाला है हम लोगों का अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, और जो है डिफरेंट एरियाज ऑफ द लंग्स में सुनते हैं साउंड को और कंपेयर करते हैं दोनों साइड को। और नॉर्मल जो अस्कल्टेटरी फाइंडिंग मिलती है हम लोग को, एक वेसिकुलर साउंड ब्रेथ साउंड मिलता है और एक ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड मिलता है। मेनली वेसिकुलर ज़्यादा एरियाज ऑफ द लंग्स में मिलता है, और कुछ एब्नॉर्मल साउंड मिलता है उसको भी हम लोग देखते हैं, जैसे रोनकाई, क्रेपिटेशंस, प्लूरल रब और वीजेस, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।